एक असमाप्त कथा के अनोखे सफर में आज सुनिए रमा सिंह द्वारा रचित एक और कहानी, मन न भयो 10-20। उसका नाम क्या था पता नहीं, वह अपने उपनाम से ही प्रसिद्ध हो चुका था। अपने हाजरा उपनाम में वह पूरी तरह समाया हुआ लगा था और कभी किसी ने कोशिश नहीं की थी उसका पूरा नाम जाना जाए। उसे पूरी तरह जानने के बाद तो यही लगा था कि चाहे उसकी जन्म कुंडली में धन दौलत, सुख वैभव लिखा हो या नहीं, लेकिन प्रेमिकाओं के सानिध्य का योग शायद जबकर विधाता ने लिख दिया था। तभी तो मेरी मकान मालकिन की कभी गुर्राती आवाज सुनाई पड़ती तो कभी सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते मिल जाती तो कहती, मुए इस हाजरा को क्यों मैंने अपना आउट हाउस रहने को दे दिया था। मेरी तो मत मारी गई थी, इसने तो मेरे घर काम करने वालों को ही बर्बाद करके रख दिया है। इसे देखकर तो जन्मजात बकलेर डहलेर मेरा छगन भी ताक झाक करने लगा है। ये मुआ हाजरा ऐसा निकला कि न उम्र देखता है, न जात न धर्म, बस औरत होनी चाहिए या फिर औरत की गंध। औरत नदारत भी हो तो उसकी गंध से भी काम चला ले सकता है। उसके पीछे मेरा नौकर छगन सड़क पर या हाट बाजार में जहाँ देखता है हाजरा को किसी से बातें करते हो, बस मुंह उठाए देखता ही रहता है, जैसे हाजरा से बातें करती हर ऐरू गैरू औरत स्वर्ग लोक से उतरी कोई परी ही हो। मुझे अपने आप पर अचरज हुआ। मैं तो किराए पर बहुत दिनों से यहाँ आया हूँ, इस हाजरे को आते जाते कई बार देखा भी है। एक दो बार इसने मुझसे बातें करने की कोशिश भी की। एक दो बार रिक्शा में उतरते इसने मेरे भारी भरकम झोले को थामकर ऊपरी तल्ले पर पहुंचाया भी है। इसे तो मैं अब तक अच्छा इंसान ही समझती रही थी, लेकिन इसके उस पक्ष से तो मैं अनजान ही थी। वह सपरिवार उस घर के आउट हाउस में रहता था। गोरी सुंदर सी पत्नी थी, 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामायण था, दूसरे का भी कुछ नाम था जो अब याद नहीं। उसकी पत्नी और बच्चे को देखकर लगता जैसे वह उसके घर का कोई अदना सा नौकर हो। एक दिन जब अपनी बहादुरी की बातें सुना रहा था, उस दिन भी मेरी नजर बार बार उसके दुर्बल सूखे शरीर पर चली जाती। नाटी कद काठी का बड़ा ही साधारण किस्म का आदमी था वह, लेकिन उसकी बोली टनकदार थी, प्रभाव में डालती थी। शरीर से तो नहीं, लेकिन अपनी बोली से लगता था जरूर दुश्मनों को परास्त किया होगा। छोटे मोटे कामों के लिए वो हमेशा तत्पर रहता। उसने कहा भी था कि जब जरूरत हो उसे आवाज दे दे, वह कर देगा। सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद। कुछ ही दिनों के बाद उसने बीवी बच्चों को गांव भेज दिया था। बातें बड़ी ही लच्छेदार वह किया करता। जब भी आते जाते उससे सामना हो जाता तो नमस्कार करने के बाद शुरू हो जाता, और ऐसे शुरू हो जाता जैसे रास्ता रोके खड़ा ही हो गया हो। बड़ी मुश्किल से उसकी बातों को पूर्ण विराम देने की कोशिश कामयाब हो पाती थी, लेकिन बाहर के काम करवाने में उसके होने से सहूलियत हो गई थी। काम की बात कही नहीं कि वह झट से करने को तैयार हो जाता। एक दिन वह ऊपर तल्ले पर खास तौर से मुझसे मिलने आया था। दरवाजा खोला तो हाथ में एक सरकारी चिट्ठी लिए खड़ा था। आज रविवार था और इत्मीनान के मूड में देख मैं सतर्क हो गई। मैंने ऐसी तत्परता दिखाई कि अभी अभी कहीं बाहर निकलना हो मुझे। उसने हाथ में पकड़ी चिट्ठी को पढ़कर सुना देने का आग्रह किया। मैं फिर सतर्क हो गई, कहीं बातचीत के लिए वह कारण तो नहीं खोज रहा। क्यों, आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं मैडम, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर आपको नौकरी कैसे मिली? वो तो मेरे पिताजी जब मुठभेड़ में मारे गए तो उनकी जगह मेरी बहाली हो गई। कहने के साथ उसने भरकस अपने पिता की वीरगाथा को आगे बढ़ाना चाहा। मुझे बहुत सारे काम करने थे और मैं किसी भी हाल में उसके पिता की वीरगाथा सुनने के मूड में नहीं थी। लेकिन वह मेरा कभी टेलीफोन बिल तो कभी बिजली बिल भर आता तो कभी राशन ला देने में मेरी मदद किया करता था। मेरे भीतर एक व्यंग की हंसी उपजी जिसने मुझे कुरेदा। अब मान भी जाओ उसकी लच्छेदार उबाऊ बातें सुनने के लिए। आखिरकार वह तुम्हारा बहुत सारा काम भी तो कर देता है।
सो मैंने शिष्टाचारवश थोड़ी तो रुचि दिखलाई। नौकरी में रहते इतने दिन हो गए और आपने पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा? जी, मौका नहीं मिला, कहने के साथ उसने झट से दूसरा सवाल दाग दिया। आप पढ़ा देंगी? आप स्कूल में पढ़ाती हैं ना? मैंने बड़ी तत्परता से अपना पल्लू झाड़ा। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा सकती। स्कूल से आने के बाद घर के ही इतने काम होते हैं कि अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाती हूँ। ऐसा कहते हुए तत्क्षण मेरी सोच में कौंध गया एक दृश्य। इतने सयाने आदमी को सामने बिठाकर आ से आम और ए से इमली पढ़ाते हुए कैसा अटपटा लगेगा, वह भी इतने बातूनी आदमी को। बातों के लच्छे पर लच्छे में वह तो मुझे उलझा कर ही रख देगा और शायद एक बैठकी में अ से आम और ई से इमली तक ही पढ़ा पाऊं। वह मासूम सा चेहरा बनाए बोला। उस वक्त मुझे मासूम सा चेहरा बनाए वह नहीं लगा, बल्कि सच में मासूम लगा था। तो फिर मैडम, कोई एक टीचर मेरे ठीक कर देती तो कृपा होती। मैंने अच्छा कहा और उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। इस काम में मैंने तत्परता दिखलाई ताकि बातों का कोई दूसरा लच्छा वह शुरू न कर दे। इसी कॉलोनी की लक्ष्मी नारायणम नाम की एक युवती कभी अकेले तो कभी अपने बेटे के साथ आते जाते दिख जाती थी। सब्जी की दुकान में कई बार एक साथ हम मिल गए तो उसने बातचीत का सिलसिला बना लिया था। वह पहले किसी स्कूल में पढ़ाती थी, अब स्कूल छोड़कर घर में पढ़ाने लगी है बच्चों को। उसने कहा था कि स्कूल चले जाने से उसका घर और बच्चा दोनों नेग्लेक्ट हो जाते थे। ऐसा कहते हुए ट्यूशन के लिए किसी जरूरतमंद बच्चे को उसके पास भेजने की गुजारिश उसने की थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ाने का शायद उसका मकसद भी वही रहा हो। तब मेरे मन में हाजरा का नाम आया था, लेकिन मैं उसे पचा गई। पता नहीं इतने सयाने आदमी को पढ़ाना वह चाहे या नहीं। तभी एक दिन वह मेरे पास आई थी। गुस्से में थोड़ी तमतमाई हुई। दीदी, यहाँ जो हाजरा नाम का आदमी रहता है, उस चिल्लर को ट्यूशन के लिए आपने मेरे पास भेजा था। मैंने एक जोरदार नहीं कहा और अचरज में भरी उसे सुनने लगी। वह शिकायत के लहजे में कह रही थी, कई दिनों से आते जाते मुझे देखकर वह साइकिल रोककर मुझसे ट्यूशन लेने की बात करने लग जाता है, जबकि मैंने शुरू दिन ही उसे मना कर दिया था। अब तो मुझे लगने लगा है कि ट्यूशन के बहाने वह मुझसे बात करना चाहता है, मेरे करीब आना चाह रहा है। उसने पल भर रुककर मेरी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। फिर कहा, आपने देखी है उसकी आंखें? बड़ी अजीब सी घुड़ती सी लगती है। मुझे तो वह ठीक आदमी नहीं लगता है। मैं सोचने लगी, सच में मैंने नहीं देखी है उसकी आंखें। यह औरत कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, या फिर आंखों के उस खिलदंड भावों को वह मेरे सामने छुपा लेता होगा। प्रत्यक्ष में मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं उसे मना कर दूंगी ताकि फिर वह तुम्हें पढ़ाने को नहीं कहे। धीरे धीरे हाजरा के वजूद का वह अहम पहलू रंग बदल बदल कर मेरे सामने ऊपर ऊपर से उपलाने लगा था। आउट हाउस पीछे की तरफ बना हुआ था, जहाँ के क्रियाकलाप तब तक नजर नहीं आते जब तक खास करके उधर ध्यान नहीं दिया जाए। जब तक उधर की तरफ या तो कोई युवती आती हुई या जाती हुई दिख जाती। जब भी उन युवतियों की बाबत मकान मालकिन पूछती तो वह कहता कि अमुक युवती उसकी दोस्त की बहन है, तो अमुक युवती का वह लोकल गार्जियन है, तो अमुक युवती उसकी पत्नी की बहन है, तो बहन की बेटी है। फिर जब अमुक युवती के आगे पीछे का इतिहास बताने पर वह आमादा हो जाता तो उन्हें पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता। कई बार लक्ष्मी नारायणन की कई बातें याद आती तो मैं उसकी आंखें देखना चाहती। उन आंखों में उसके वजूद के उपलाते उस भाव को परखना चाहती, लेकिन वह तो सिर झुकाए आंखें नीचे किए एक आज्ञाकारी बालक की तरह बातें किया करता। फिर भी मैंने उसकी आंखों में कई बार मौका देखते ही झांका था, लेकिन वहां तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया था, बल्कि उन आंखों में ढेर सारे मासूमियत के रंग तैरते जरूर नजर आते, या फिर बड़ी ही चतुराई से
उसने अपने उस भाव का मेरी आंखों से सामना नहीं होने दिया था। तभी मैंने एक दिन उस लक्ष्मी नारायणन से नुक्कड़ पर उसे बातें करते देखा था। बातें वे क्या कर रहे थे यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों के चेहरे पर आत्मीय भाव थे और उनके होठ हंस रहे थे। एक दिन मैंने उसे लक्ष्मी नारायणन के घर से निकलते भी देखा था। मैं बाजार जाने के लिए निकली थी और उसके घर के सामने ही सड़क से गुजर रही थी। हाजरा की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वो पल भर को छिपा था, फिर बिना पूछे ही स्वयं बोला, लक्ष्मी मैडम पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हो गई है, मैं पढ़ने आया था। मैं बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए आगे बढ़ गई, जैसे यदि लक्ष्मी नारायणन को पढ़ाना ही था तो मेरे पास वह सब आकर कहने की क्या जरूरत थी, और मैं भी ऐसी कि हाजरा को बुलाकर मना कर दिया था। अभी मैं स्वयं कितनी हल्की पड़ गई थी। हाजरा की पत्नी एक बार जो गांव गई तो फिर वापस आई ही नहीं। एक दो बार मैंने पूछा भी था तो वह शुरू हो गया कि गांव में स्कूल बहुत अच्छा है, स्वयं बच्चों के नाना अच्छे टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब तक मकान मालकिन ही नहीं, उस मकान के बाकी किराएदार भी उसके आशिक मिजाज से परिचित हो चुके थे। लोगों ने तो ये भी गौर कर लिया था कि जिस दिन वह अपना नेवी ब्लू चेक शर्ट या फिर प्लेन मैरून कलर का शर्ट पहनकर तैयार होता तो फिर वह हर किसी काम के लिए मना कर देता, ऑफिस का अपना काम भी स्थगित कर देता। लेकिन लोगों ने यह भी गौर किया कि एक खास किस्म का वह इत्र लगाया करता था, भीगी खुशबू वाली। जब इस ढंग से वह तैयार होता तो फिर उस रात वापस घर भी नहीं लौटता, और जब लौटता तो भरकस चाहता कि मकान मालकिन की नजरों पर वह नहीं चढ़े। उस दिन मकान मालकिन को पानी टंकी की सफाई करवानी थी। नलों में टंकी से पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने जब हाजरा से किसी मिस्त्री को बुलाकर दिखलाने की बात की तो वह स्वयं ऊपर चढ़कर देखने चला गया। देखकर लौटा तो बताया कि मधुमक्खियों ने पानी टंकी के भीतरी ढक्कन पर अपना छत्ता बना लिया है। वहीं से मधुमक्खियों ने पानी में गिर कर सभी नलों में रुकावट पैदा कर दी है। उसने दूसरे ही दिन, जो रविवार का दिन था, स्वयं साफ कर देने का वादा किया था। दूसरे दिन जब मकान मालकिन किसी को भेज रही थी उसे सफाई के लिए बुलाने, तो उनके पति ने कहा कि वह तो मजनू की कमीज पहने बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अब तो वह सफाई करने से रहा। उस दिन से उसकी वे दोनों कलर की कमीज, मजनू की कमीज, कही जाने लगी। उस दिन से उसकी वे दोनों कलर की कमीज, मजनू की कमीज कही जाने लगी थी। उस दिन फिर भी उन्होंने उसे बुलवा भेजा। सिर्फ नीचे के नल में पानी आ रहा था, बाकी नलों में पानी नहीं आने से परेशानी हो रही थी। हाजरा आया था, मैं भी वही थी। उसे नख से शिक तक तैयार देखकर मेरा भी मन हंसा था। उसने बड़े ही विनम्र लहजे में कहा कि एक जरूरी काम आन पड़ा है, बस यूं गया और यूं आया, तब वह दिन भर लगकर पानी टंकी साफ कर देगा। लेकिन वह गया तो फिर देर रात को ही वापस आया। अब मुझे भी लग रहा था कि उस कमीज में कुछ तो है, जो पहनते ही उसमें पंख लग जाते हैं और वह परियों के पीछे आकाश भ्रमण को निकल पड़ता है। हालांकि दूसरे दिन सुबह सुबह ही वह पानी टंकी की सफाई में लग गया था और सफाई करके ही वह अपनी ऑफिस गया था। अभी अभी वह गांव गया था और लौटा तो एक औरत के साथ, ब्याहता औरत के साथ। पूछा किसी ने तो वह बतलाया कि वो उसकी पत्नी है, जो एक बार आई भी तो थी। बच्चे नहीं आए थे, पढ़ाई में हर्जा होगा। अब 6 या 7 महीने का समय इतना भी तो नहीं होता कि आदमी वह चेहरा बिल्कुल ही भूल जाए। यह उसकी बीवी तो नहीं थी, लेकिन शक्ल सूरत से उससे मिलती जुलती थी। मुझे हाजरा को देख अचरज होता। ऐसा क्या है इस आदमी में कि युवतियां खींची चली आती हैं? कहीं कलयुग का यह कृष्ण अवतार तो नहीं, जिनकी न जाने कितनी हजार गोपियां थी? कहीं कोई सम्मोहन मंत्र तो वह नहीं जानता कि जिसके जपने मात्र से उसके पीछे वे लग जाती है? या फिर कोई जादू की छड़ी तो उसके पास नहीं कि घुमाते ही वह भ्रमित हो उसके पास चली आती है? मेरा बड़ा मन करता हाजरा को जानने का। ऐसा
क्या था हाजरा में कि उसकी साली तक अपना घर बार छोड़ उसके साथ आ गई थी। उस दिन मेरे पूछने पर उसने कहा था, मेरी बीवी है मैडम। ऐसा है कि गांव में रहने से, धूप बरसात में खटने से रंग थोड़ा जमा गया है, शरीर भी छटक गया है। मुझे हंसी आ गई। कितनी चतुराई से साली को बीवी बना लाया था। आजकल वह एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ रोमांस लड़ा रहा था। वह नर्स हमारे घर के बाजू वाले घर के किराए में रहती थी। वह उस नर्स को बस स्टैंड छोड़ने जाता, शाम को ऑफिस से आकर उसे ले आता। इधर हाजरा की ड्यूटी 2 महीने के लिए शहर से बाहर हो गई थी। वह नर्स उसे जब तब खोजने आ जाती। उसे देखकर लगता जैसे उसके वियोग में वह आधी हुई जा रही हो। एक दिन मैंने उसे ऊपर बुला लिया, बताया कि वह 2 महीने के लिए बाहर गया है, तो वह दुखी होती हुई बोली, उसने मुझे बताया भी नहीं। कहते हुए वह ऐसे मायूस हुई जैसे 2 महीने हाजरा के बगैर वह कैसे बिताएगी। मैंने कहा, मौका नहीं मिला होगा, अचानक जाना पड़ा होगा। अब वह जब तब मेरे पास आने लगी थी। मेरे बेटे को इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ी तो बड़ी तत्परता से समय पर आकर लगा जाती। एक दिन मैं इत्मीनान में थी, वह भी मेरे साथ बैठी चाय पी रही थी, तो मैंने पूछा, ऐसा क्या देखा तुमने कि हाजरा की दीवानी बन बैठी हो? उसके गाल सिंदूरी हो गए, चेहरे पर मुस्कान पसर आई। उसने शर्माते हुए आंखें नीचे किए कहा, वह सबसे अलग है। वह जो बोलता है, जो करता है, उस बोलने में, उस करने में उसका वहाँ मन होता है। वह अपने मन के साथ मेरे पास होता है, पूरे मन के साथ। उसने अपनी बात पूरी कर जब आंखें ऊपर उठाई तो जैसे उसकी आंखों के समंदर में हाजरा का मन तैर रहा था। अब मैं उसे क्या कहती? मेरा जी चाहा मैं उसे कहूँ, किस चक्कर में तुम फंसी हो? वह तो शादीशुदा है। लेकिन मुझे डर था, कहीं ये बात वह जानती ना हो, कहीं वह ये न कहे कि उसके पास 10-20 मन तो होंगे ही। मन का तो धनी लगता है, 10-20 में एक ही मन तो उसने मुझे दिया है। कुछ महीने के बाद हाजरा वापस आया था। शरीर से वह और दुर्बल लग रहा था। सिर के बाल छिलवाया हुआ था। मैंने उसे अपनी तरफ मुखातिब देखा तो पूछ दिया, गांव घर में सब सकुशल तो है? कहाँ मैडम, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, किसी तरह बच पाया हूँ। केस तो अभी चलेगा ही। सो क्या हुआ? वही, मेरी घरवाली मेरे साथ बाल बच्चों को लेकर यहाँ रहना चाहती थी। मेरे मना करने पर दोष मढ़ने लगी कि मैं बहक गया हूँ, मेरा चाल चलन बिगड़ गया है। क्या करता, गुस्सा आ गया तो मैंने 2-4 हाथ लगा दिए तो उसने जहर खा लिया। मरते मरते बची, नहीं तो फांसी मुझे लग जाती। मैं घर वापस आई तो मेरी सोच में हाजरा था, उसकी प्रेमिकाएं थी और विवश मुख याचना की मुद्रा में उसकी सुंदर गौरवर्णा पत्नी थी। मुझे कहीं का पढ़ा वह प्रसंग याद आया जब कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा था। तब गोपियों ने बड़ी विरह वेदना की बोली में कहा था, उद्धव, मन न भयो 10-20। हाजरा की पत्नी को भी पति का मन चाहिए था, शरीर के साथ उसके मन की उपस्थिति चाहिए थी। हमें आशा है कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।